पहले गायक की बात ही क्या की जाए। 30 अक्टूबर 1958 के दिन कानपुर में जन्मे इस बंगाली गायक की गायकी पर एक जमाने में पूरा बॉलीवुड नाचा करता था। अभिजीत भट्टाचार्य, वो गायक जिसकी आवाज ने शाहरुख खान को स्टार बना दिया था। वो गायक जिसके आने के बाद कुमार शानू और उदित नारायण जैसे सिंगर्स का जादू फीका पड़ गया था। वो सिंगर जिसके गानों का 90s और 2000 में कोई मुकाबला ही नहीं था। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंगर बॉलीवुड में कैसे आ गया? दरअसल इनकी माँ शौकिया गाया करती थीं और अभिजीत में भी गाने का शौक आ गया। बचपन में किशोर कुमार को सुना करते थे। कानपुर में ही गायकी सीखनी शुरू कर दी और जब थोड़े बड़े हुए तो निकल आए बम्बई। सीधा पहुंच गए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के पास, जिन्होंने सोनू निगम और हरिहरन को गाना सिखाया था। इन्हीं की शागिर्दी में संगीत भी सीखा और साथ ही साथ इन्हीं की वजह से इन्हें गुजारा करने के लिए नौकरी भी मिल गई। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन पहला ब्रेक नहीं मिल रहा था। म्यूजिक डायरेक्टर्स के खूब चक्कर काटा करते थे। 80 का दौर था। एक दिन थक हार कर पहुंचे आर.डी. बर्मन जी के पास और कहा कि कानपुर वापस जा रहा हूं, आप बस एक बार मेरा गाना सुन लो, अगर पसंद ना आए तो भगा देना। आर.डी. बर्मन जी ने इनका गाना सुना। अभिजीत ने ऐसा गाया कि आर.डी. बर्मन हैरान हो गए। इतना ही नहीं, अभिजीत बॉलीवुड का पहला और आखिरी गायक बन गए जिन्हें बर्मन दा ने लॉन्च किया। पहली बार अभिजीत को एक बंगाली फिल्म में गाने का मौका मिल गया। बर्मन दा के साथ काम शुरू ही किया था, लेकिन इसी बीच एक गलती कर बैठे। आर.डी. बर्मन को जो गाना सुनाया था वही गाना जाकर बप्पी दा को सुना दिया। जब आर.डी. बर्मन जी को इस बात का पता चला तो आर.डी. बर्मन के दिल से अभिजीत उतर गए। करियर आगे बढ़ते बढ़ते फिर से अटक गया, लेकिन किस्मत में तो चमकना लिखा था। 1988 या 89 के आसपास की बात होगी। किशोर दा की मौत के बाद उनके बेटे अमित कुमार उस जमाने में एक बड़ा नाम हुआ करते। उनको एक बड़े बजट की फिल्म में 2 गीत गाने थे। इत्तेफाक से जिस दिन डबिंग होनी थी वो किसी दूसरे शहर में फंस गए। ऐसे में संगीतकार आनंद मिलिंद ने अभिजीत को बुला लिया और कहा कि देखो, गीत तो अमित कुमार का ही है, लेकिन तुम भी इसे डब कर दो। वो आएंगे तो दोबारा गा देंगे, लेकिन तुम इसे अपनी स्टाइल में ही गाना। अभिजीत ने इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति के साथ गाया। जब प्रोड्यूसर ने इनका गाना सुना तो इतना ज्यादा पसंद आ गया कि अमित कुमार जी का तो पत्ता ही कट गया। अभिजीत को इसी फिल्म का दूसरा गाना भी दे दिया। फिल्म 1990 में आई। फिल्म का नाम था बागी और ये दोनों ही गाने सुपरहिट हो गए। पहला गाना था हर कसम से प्यारी है कसम प्यार की और दूसरा गाना था चांदनी रात है तू मेरे साथ है। बस इन दोनों गानों ने अभिजीत को इतना मशहूर कर दिया कि फिर अभिजीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस गाने को भी गा देते वो सुपरहिट। खिलाड़ी का वादा रहा सनम हो या फिर दिल लगी का ओले ओले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल सॉन्ग और राजा बाबू का आ आ ई ई उ उ उ उ। शाहरुख खान की अंजाम फिल्म का बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। DDLJ का जरा सा झूम लूं में या रक्षक फिल्म का शहर की लड़की हो। अभिजीत की आवाज ने बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया था और एक समय तो ऐसा आ गया कि शाहरुख खान की आवाज का मतलब ही अभिजीत की गायकी हो गई थी। यस बॉस, बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जोश, अशोका, चलते चलते जैसी फिल्मों के गाने शाहरुख खान के लिए गाए। मुंह मांगी फीस मिलने लगी, गाड़ी, बंगला, शोहरत, सब कुछ हासिल हो गया। मगर फिर एक दिन अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। पता है क्यों? वजह थी उनका बड़बोलापन और खुद को सबसे बड़ा सिंगर समझने की गलती, और यही इनके करियर के लिए कहर बन गई। हुआ ये कि शाहरुख खान के लिए एक से बढ़कर एक गीत गा रहे थे। शाहरुख खान सुपरस्टार बनते जा रहे थे। जिस भी फिल्म में अभिजीत ने गाना गाया वो तमाम फिल्में सुपर हिट होती जा रही थीं। अब अभिजीत भट्टाचार्य को लगने लगा कि ये सब कुछ उनकी आवाज की वजह से हो रहा है। 2004 के आसपास की बात होगी। शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन की फिल्म आई, नाम था मैं हूं ना। इस फिल्म में अभिजीत को भी 2 गाने मिले। दोनों गाने सुपरहिट हो गए।
अभिजीत चाहते थे कि जिस तरह से शाहरुख खान को पूछा जाता है उसी तरह उन्हें भी पूछा जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्रेडिट लाइन में भी उनका नाम वैसे नहीं आया जैसे अभिजीत चाहते थे। इस बात को अभिजीत ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया। मन ही मन नाराज रहे, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। मगर शाहरुख खान की अगली होम प्रोडक्शन फिल्म आई, ओम शांति ओम। इसमें भी अभिजीत को शाहरुख खान ने गाने का मौका दिया, लेकिन इस बार वो सम्मान और वो क्रेडिट नहीं मिला जो अभिजीत चाहते थे। और इस बार अभिजीत भड़क उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो शाहरुख खान के लिए कोई गाना नहीं गाएंगे। पूरे बॉलीवुड में शाहरुख और अभिजीत की खुली दुश्मनी से हड़कंप मच गया, मगर सुपरस्टार से दुश्मनी अभिजीत को इतनी भारी पड़ जाएगी, इसके बारे में अभिजीत ने कभी नहीं सोचा था। अचानक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अभिजीत को काम देना ही बंद कर दिया। जिसके पास कभी काम ही काम हुआ करता था, उसके पास काम की कमी रहने लगी। ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा था, ये तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन शाहरुख खान से दुश्मनी पूरे बॉलीवुड में कौन मोल सकता था। बस यहीं से अभिजीत का करियर ऐसा डूबा कि वो फिर कभी उभर ही ना सके और एक बेमिसाल गायक अपने बड़बोलेपन के चक्कर में अपना पूरा करियर तबाह कर बैठा। दूसरे सिंगर की आवाज तो इतनी शानदार लाजवाब थी कि इनके गाए गाने सालों बाद भी गूंजा करते हैं। ये अलग बात है कि अब बॉलीवुड वाले इन्हें भुला चुके हैं। इनका नाम है कुणाल गांजावाला। 14 अगस्त 1972 को पुणे में पैदा हुआ लड़का, जिसे इसकी किस्मत गायकी की दुनिया में खींच लाई। कुणाल के घर में सभी लोग संगीत पसंद किया करते थे, लेकिन कुणाल का सपना हमेशा से सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का था। इंटर पास करने के बाद जब कॉलेज में पहुंचे तो थोड़ा मस्ती करने के लिए एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। वहां पहले ही दिन इनके साथ रैगिंग हो गई और इन्हें गाना सुनाना पड़ा। वहां दोस्तों को पहली बार पता लगा कि कुणाल अच्छा गाता है। महीने भर बाद कॉलेज में एक कंपटीशन होना था, जिसमें अच्छा गाने वाले सिंगर्स ने भाग लिया था। ऐसे में इनके दोस्त नदीम ने चुपके से कुणाल का भी नाम लिखवा दिया। इत्तेफाक से इस शो में जज बनकर पहुंची थी पुराने दौर की महान गायिका सुषमा श्रेष्ठ। कुणाल की गायकी को सुनते ही वो समझ गईं कि ये हीरा है, और जैसे ही इनका हाथ कुणाल के सर पर आया तो फिर आनंद मिलिंद से लेकर रंजीत बड़ौद जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से जान पहचान हो गई। गायकी निखारने के लिए संगीत गुरु सुधींद्र भौमिक के पास जाने लगे। 1994 के आसपास की बात होगी। उस समय सरकार दूध को प्रमोट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाने जा रही थी। रंजीत बड़ौद को इसके लिए जिंगल बनाने की जिम्मेदारी मिली। उनको एक अलग सी आवाज चाहिए थी जो बिल्कुल नई हो और किसी भी सिंगर से ना मिलती हो। बस यहाँ कुणाल एकदम फिट हो गए और उनकी आवाज में ये जिंगल आया, दूध दूध पी सकते हैं। कुणाल का गाया ये जिंगल इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि लोग आज भी इसे याद करते हैं। खैर, कुणाल को 96 में ही उनका पहला ब्रेक मिल गया था, लेकिन इनकी पहचान बनी थी 2002 में आई फिल्म में, जब विवेक ओबेरॉय इस गाने को गाते हुए एक बाइक से निकले थे। फिल्म थी साथिया और इस फिल्म का गाना था ओ हमदम सोनियो रे। ऐसी आवाज झूमी कि लगा जैसे पूरे देश का युवा इसी के इंतजार में था। अब ऐसे हीरे को अन्नू मलिक जैसा जोहरी कैसे ना पहचान पाता। 2003 के आसपास की बात है। एक दिन अचानक अन्नू मलिक ने कुणाल को फोन किया और कहा कि कुणाल जल्दी से स्टूडियो आ जाओ। कुणाल जब स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें बिना कुछ बोले गाना पकड़ा दिया और कहा कि जाओ ये गाना गाओ। जब कुणाल ने गाना शुरू किया तो देखा कि गाने के बोल अजीब हैं। कुणाल थोड़ा सा झिझके, लेकिन अन्नू मलिक ने कहा कि गाओ, ये गाना आग लगाने वाला है। कुणाल ने बिना सोचे समझे गीत गा दिया। कुणाल ने इस गाने को गा तो दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि ये गाना उनकी जिंदगी में क्या करने वाला है। 2004 में एक फिल्म आई जिसका नाम था मर्डर, और इस फिल्म का एक गाना भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा सबसे ज्यादा हिट हो गया। इतना ज्यादा हिट हो गया कि कुणाल की तो जैसे जिंदगी ही पलट गई। ढेरों अवार्ड्स मिल गए
और चढ़ते सूरज को हर कोई संगीतकार अपनी फिल्म में गवाना चाहता था। एक से बढ़कर एक गाने ऑफर होने लगे, मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। 2004 में 13 फिल्में, 2005 में 18 फिल्में और 2006 में 20 फिल्में ऑफर हो गईं। इतने ज्यादा व्यस्त थे कि किसी और काम के लिए समय ही नहीं। 7 साल तक हर फिल्म में कुणाल गांजावाला की आवाज गूंजा करती। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर में पूरा का पूरा दिन गुजर जाता। मगर फिर अचानक इतने मशहूर सिंगर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गुमनाम होने लगे? आइए हम आपको बताते हैं। कुणाल अपने दौर के गायकों में टॉप 3 पर चल रहे थे, मगर इसके बाद दौर शुरू हो गया हिमेश रेशमिया और विशाल शेखर जैसे गायकों का, जो खुद ही गाने बनाने लगे और खुद ही गाने भी लगे। खासकर हिमेश रेशमिया की तो मानो आंधी सी चलने लगी थी और कुणाल उस दौर में म्यूजिक माफिया का शिकार होने लगे। उनको जानबूझकर कम गाने मिलने लगे। कुणाल का करियर डुबाने की साजिश शुरू हो गई। एक तो काम कम मिल रहा था, ऊपर से गाने का पैसा भी अब टाइम पर मिलना बंद हो गया और लटका दिया जाता था। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कुणाल से अपना मुंह मोड़ लिया। ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि संजय लीला भंसाली ने हम दिल दे चुके सनम में स्माइल दरबार को म्यूजिक डायरेक्टर कुणाल के कहने पर ही बनाया था। कुणाल ने ही संजय लीला भंसाली को पहली बार स्माइल दरबार से मिलवाया था, लेकिन जब इसी फिल्म के मुहूर्त पर कुणाल पहुंचे तो स्माइल दरबार कुणाल को देखकर मुंह बनाने लगे कि कहीं वो उनसे इस फिल्म में कोई गाना ना मांग लें। कुणाल को इतना बुरा लगा था कि वो बीच मुहूर्त को छोड़कर चले गए थे। ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े धोखे कुणाल के साथ होने लगे। एक तो गाने कम मिल रहे थे, ऊपर से पैसे भी रुकने लगे और इसी तरह धीरे धीरे कुणाल को फिल्म इंडस्ट्री से गायब कर दिया गया और एक शानदार गायक का पूरा करियर डुबा दिया गया। कुणाल भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिजनेस करने लगे। इन दिनों वो अपना छोटा मोटा बिजनेस संभालते हैं और YouTube पर गाते हैं ताकि इन्हें चाहने वाले इन्हें याद तो रख सकें।